नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। यह एक ऐसा मंदिर है जहां इस्कॉन मंदिर के संस्थापक श्रील प्रभुपाद का स्मारक बना है। 170 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह इस्कॉन मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 800 इस्कॉन मंदिरों से साधु संतों को बुलाया गया। तो प्रधानमंत्री यहां पर पूजा किए हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर का ये उद्घाटन किया गया। पीएम ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के इस बयान ने ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। बीजेपी ने इसे भारत को तोड़ने वाला नैरेटिव बता दिया है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी का बयान छेड़ा नया सियासी संग्राम। इंडियन स्टेट वाले बयान पर घिर गए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा राहुल का बयान राष्ट्रहित के खिलाफ। दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल में तपिश ला दी। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होने के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो बीजेपी को अखर गया। इसलिए सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह थी कि बीजेपी ने मौके को लपकने में देर नहीं लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी को उनके बयान पर घेर लिया। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब था देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे हमेशा श्री राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को नकारेंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में इंडियन स्टेट का जिक्र किया था, इसलिए जेपी नड्डा ने ही नहीं बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी राहुल के बयान पर जोरदार हमला किया। संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे हैं हम अब भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और राहुल गांधी आप संविधान की प्रति अपने हाथ में क्यों लेकर चल रहे हैं? बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता वीके हरिप्रसाद ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर पलटवार किया। कौन सा देश विरोधी के काम तो आरएसएस और बीजेपी ने रोज कर रहा है। जो मोहन भागवत जी ने कहा है संविधान के खिलाफ बोला है, वो बोला है जब राम मंदिर बना उसको तब आज़ादी मिली है। क्या ये देश विरोधी नहीं है? वो संविधान हमारा नहीं है करके ये लोग बोलते आ रहा है। ये भी बोला है, मोहन भागवत जी ने बोला है, गोलवरकर भी बोला है। इसके खिलाफ
जो सेडिशन केस बुक करना है मोहन भगत के खिलाफ। राहुल गांधी के बयान पर उठे राजनीतिक तूफान की कहानी यहीं तक नहीं रही, ये और भी आगे तक गई। राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी नीयत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं, ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. जाहिर है राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान थमने वाला नहीं है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में हवाई यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिनों में प्रयागराज एयरपोर्ट पर 105 फ्लाइटों का आवागमन हुआ है, जिसमें 5 प्राइवेट जेट भी शामिल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी को 2, 13 जनवरी को 1 और 14 जनवरी को 2 प्राइवेट जेट प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरे हैं। वहीं 12 जनवरी को 29 फ्लाइटों का आवागमन हुआ है, जिसमें 3866 यात्रियों ने सफर किया। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के मौके पर 33 फ्लाइटों का आवागमन हुआ। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर हवाई यात्रियों की संख्या में भी काफी उछाल आया है। पिछले 3 दिनों की ही अगर बात करें तो 105 फ्लाइटें प्रयागराज पहुंची हैं, जिनमें से 5 प्राइवेट जेट इसमें शामिल हैं। 12 जनवरी को 2, 13 जनवरी को 1 और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2 प्राइवेट जेट से वीवीआईपी मेहमान प्रयागराज पहुंचे, जबकि 12 जनवरी को 23 नियमित फ्लाइटें प्रयागराज आई थी। 13 जनवरी को 33 और 14 जनवरी मकर संक्रांति को 38 फ्लाइटें आईं। और इसी तरह से जो यात्रियों की संख्या थी वो 12 जनवरी को 3000 से ज्यादा रही, 13 जनवरी को 4000 से ज्यादा और 14 जनवरी को 5000 से ज्यादा, यानी 5200 यात्री हवाई यात्रा करते हुए प्रयागराज पहुंचे। इनमें महाकुंभ के यात्रियों की भी संख्या है। आमतौर पर प्रयागराज में 2019 में जब यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, उसके बाद से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी और आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पहुंचते थे। लेकिन अब इसकी संख्या महाकुंभ के चलते एकाएक बढ़ी है और 5000 का रिकॉर्ड यहाँ पर यात्रियों के पहुंचने का बन गया है। और यह माना जा रहा है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या तक इसकी संख्या और बढ़ेगी। जो रेगुलर फ्लाइटें हैं उनकी भी संख्या लगभग 2 गुनी कर दी गई है और इसकी वजह से इस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है।